हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? क्यों भाई बच्चों, मैं दिखाई दे रहा हूँ? दिखाई के साथ साथ सुनाई दे रहा हूँ? हाँ भाई बच्चों, नमस्ते बेटा, नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बहुत सही चहक रहे हो। तबीयत बस सबकी ठीक है? सब बच्चे मस्त चल रहे हैं? सब बच्चे मस्त चल रहे हैं बेटा। मेडूल की पीडीएफ आप लोगों को असाइनमेंट सेक्शन में जाके या अदर सेक्शन में जाके मिल जाएगी। गुड 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 गुड, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही। तो देखो, टेस्ट का सिलेबस बता दिया है। 23 अगस्त को जो टेस्ट है उसका सिलेबस आप सबको बता दिया है। क्या है? क्या है? कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर टेस्ट में आएगा। कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर टेस्ट में आएगा। अच्छे से कर लीजिए। सीएसडी सीट कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल पे। जितना भी मटेरियल है चैप्टर वाइज वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल पे जाके। चैप्टर वाइज जेई मेंस की डीपीपी, चैप्टर वाइज नीट के पीवाईक्यू की डीपीपी, चैप्टर वाइज क्यूएसडी सीट विद सॉल्यूशन, ठीक है, हैंड रिटन सीएसडी नोट्स, ये सब वहां मिल जाएगा। चैप्टर वाइज असाइनमेंट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब मिल जाएगा। चलिए अब जल्दी से आ जाइए, टाइम को हम लोग ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? आप सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। कल की हम लोग वो करते हैं क्यूएसडी सीट, कल की क्यूएसडी सीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल की क्यूएसडी सीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ रिंकू बेटा, तुम्हारे ठीक क्वेश्चन सही हुए, ऐसा नहीं है कि बहुत गलत हुए। हाँ, जो गलत हुए हैं देखो क्यों गलत हुए हैं, और जो नहीं आए हैं क्यों नहीं आए हैं। उनके कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, उनकी थ्योरी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ये काम कर लो, ठीक है ना रिंकू? ये काम कर लो। आ जाओ, देखो क्यूएसडी सीट नंबर 5, क्यूएसडी सीट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये है। क्यूएसडी सीट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन बच्चों ये है। अब इस पहले क्वेश्चन को बताओ, पहले क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। 2a इक्वल टू b इज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेलेक्ट करेक्ट फार्मूला ऑफ k। देखो यहां पर कॉफिशिएंट 2 है, तो मैंने n कॉफिशिएंट का फार्मूला बताया था। यदि कॉफिशिएंट n हो तो फार्मूला ये बताया था मैंने, याद हो सबको? ये अब n की वैल्यू कितनी है? 2, तो n की वैल्यू 2 डाल दो। तो जब n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। नेक्स्ट, in first order reaction 75% reaction complete 50 minute, then calculate time required to 99.9% reaction complete। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% रिएक्शन खत्म होती है 50 मिनट में, तो बताओ 99.9% रिएक्शन कितने में खत्म होगी। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। पहला, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या? 1/t log 100। अब देखो 75% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 25%। 1/t log 100/100 माइनस एक्स, एक्स परसेंट खत्म हो गई तो बची कितनी? 100 माइनस एक्स। तो 75% थी, 75% खत्म हो गई तो बची कितनी? 25%। 1/t log 100/,
99.9% खत्म हो गई, तो बची कितनी? 0.1%। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो। 25 चौको 100 और ये 1000, ये 0 ऐसे। अब इसको सॉल्व किया तो log 4 की वैल्यू 0.6। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 1, 10 की पावर 3, 3 इधर आ गया और log 10 की वैल्यू 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मैंने काट दिया 0.2, तो t इक्वल टू आ गया 500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 250 मिनट। आंसर कितना आ गया? 250। ये देखिए, मान लो किसी बच्चे को इस तरह से नहीं करना है तो एक और तरीका है, एक और तरीका है, मेथड नंबर 2। देखो, मैंने आपको कुछ डाटा ध्यान रखने को कहा था, यदि आपको याद हो। 75% रिएक्शन खत्म होने में जो समय लगता है वो t½ का डबल होता है, याद है? मैंने पढ़ाया था 75% रिएक्शन खत्म होने में जो समय लगता है वो t½ का डबल होता है। इसका मतलब 75% रिएक्शन खत्म होने में कितना समय लगता है? 50 मिनट। तो t½ कितना हुआ? t½ कितना हो गया? 25 मिनट। t½ कितना हो गया? 25 मिनट। अब मैंने तुम्हें यह भी डाटा बताया था कि 99.9% रिएक्शन खत्म होने में t½ का 10 गुना समय लगता है। 99% रिएक्शन खत्म होने में t½ का 10 गुना समय लगता है। ध्यान है सबको? सबको ध्यान है कि नहीं? हाँ, तो बस इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, चाहे जिससे कर लो। आओ, in first order reaction 3/4 part of reaction complete in t1 second and 7/8 part of reaction complete in t2 second, है ना? कैलकुलेट रेशियो ऑफ t1 एंड t2। अब देखो, मैंने सबको बताया था कि यदि रिएक्शन पार्ट में चलेगी तो यही 100 की जगह 1 हो जाएगा। ये कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा पाया था? एक मिनट, अच्छा हाँ, पढ़ा दिया था, ठीक है, पढ़ा दिया था, पढ़ा दिया था। देखो, तो 1/t1 log 1 अपॉन, अब देखो 3/4 पार्ट रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 1/4। मतलब ये देखो 1 माइनस एक्स, 1/t2 log 1 माइनस 7/8 पार्ट रिएक्शन खत्म हो गई। कितनी खत्म हुई है? 7/8 पार्ट। तो मैंने क्या बताया था? 1/t1 log 1/1 माइनस एक्स, 1/t2 log 1/1 माइनस वाई। तो अब जरा इसको सॉल्व करूं, हमें t1/t2 का रेशियो चाहिए। अब देखना जरा, इसको एलसीएम लोगे तो ये 1/4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए कैसे किया? अरे यार, 1 माइनस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 को कैसे सॉल्व करोगे? 4 एलसीएम लोगे तो ये 1/4 आया। अब 1/4 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये क्या आएगा? 1/8, 1/8 आएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा। ये देखो, अब देखो t1 को इधर ले गया मैं और इसको इधर ले आया, तो log 4, अब log 4 को मैं ऐसा लिख लूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। और log 8 को ऐसा लिख लूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। t1/t2 मैंने डाटा ऐसा बनाया था कि कैलकुलेशन ना आए। 2 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, log 2 कट गया, तो t1/t2 इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। t1/t2 इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। सही है? सही है कि नहीं? बताओ। देखो, कर पा रहे हो सब लोग? अरे प्रभु, ये सब कल पढ़ाया है, उसी के क्वेश्चन बनाए हैं। सही है?
अब देखो डिट्टो जो मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दिया है, अभी मैं पीपीटी बना रहा था, देखो डिट्टो ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, मैं ले भी आया हूं, जो मैं चैप्टर वाइज क्यूएसडी सीट दूंगा उसमें है ये क्वेश्चन। ये देखो डिट्टो यही क्वेश्चन 2025 में पूछा भी गया है, मैं अभी पीपीटी बना रहा। ये क्वेश्चन आपकी चैप्टर वाइज सेलेक्टेड जेई मेंस की पीवाईक्यू सीट देता हूं ना, उसी से उठाया है। देखो यही क्वेश्चन है, पढ़ लो। In a first order decomposition reaction, the time taken for the decomposition of reaction 1/4 and 1/8 of initial concentration are T1 and T2 respectively। है उसी तरह का क्वेश्चन है डिट्टो। तो आपको नई नई लैंग्वेज के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और इस तरह जेई में हमेशा नई लैंग्वेज आती है, और नीट में भी अब आएगी। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए। सारे बच्चे क्यूएसडी सीट को जरूर करें, ध्यान रखना क्यूएसडी सीट में जो फ्यूचर में जिस लैंग्वेज के क्वेश्चन आ सकते हैं उस लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो कोई जेई के होते हैं, नीट के क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आ सकते हैं। मैं जोश में नहीं, होश में ही पढ़ाता हूं, है ना, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन सा एग्जाम पढ़ा रहा हूं। देखो मैंने जेई नीट दोनों पढ़ाया है, तो मुझे पता होता है कि जेई में कितना जाना है, नीट में कितना जाना है। जिन्होंने सिर्फ नीट पढ़ाया है उनको पता नहीं है, वो जेई का सब कुछ घुसेड़े दे रहे हैं। अब देखो लिखा क्या है, इन 2 into t½ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% रिएक्शन ए एंड सेम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 100% ऑफ रिएक्शन बी, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि इतने समय में रिएक्शन ए 75% खत्म होती है, और इतने ही समय में रिएक्शन बी कंप्लीट हो जाती है, 100% खत्म हो जाती है। तो बताओ इन रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन ये है। तो बताओ इन रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ये क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, है ना। तो अब जरा देखो इसको कैसे करोगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने पढ़ा रखा है तो आप कर सकते हो। कैसे? हमने पढ़ा रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 75% रिएक्शन खत्म होने में t½ का डबल टाइम लगता है, और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर में मैंने बता रखा है कि 100% रिएक्शन खत्म होने में t½ का डबल टाइम लगता है। ये देखो t½ का डबल टाइम लगता है। इसका मतलब ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, बी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो ए रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर, तो ये गलत हो गया। ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ये सही है। बी रिएक्शन जीरो ऑर्डर, ये सही है, ये गलत हो गया। तो बी और सी करेक्ट। एक मिनट रुकना, ए रिएक्शन, हाँ ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, बी रिएक्शन जीरो ऑर्डर, तो ई सही है, ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसको करिए। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 10 सेकेंड 20 सेकेंड rate of reaction is 4.2 into 10 की पावर 2, 2.1 into 10 की पावर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट t½ ऑफ अबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो t½ पूछ रहा है, तो t½ तब तक नहीं निकलेगा जब तक k ना निकले। और देखो t1 सेकेंड में, t1 एंड t2 सेकेंड में रेट कितना है, r1 एंड r2। तो मैंने इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था, k इक्वल टू 2.3032 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग r1 अपॉन r2। अब k की वैल्यू डाल दो, 2.3032 लॉग 2 अपॉन t½ क्योंकि हमें t½ निकालना है। 2.3032 अपॉन 20 माइनस 10 लॉग 4.2 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई
2.1 इंटू 10⁻², ये कट गया, log 2 अपॉन t½ इक्वल टू 1/10, 20 माइनस 10 10, और ये आ गया log 2, ये भी क्या आएगा log 2 आएगा, तो log 2 से log 2 कट गया, तो t½ इक्वल टू आ गया 10 सेकेंड, t½ इक्वल टू आ गया 10 सेकेंड। ये देखिए, यस। अब सारे बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, सारे बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, सारे बच्चे बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। और फिर हम चलते हैं आज की कहानी पर, फिर हम चलते हैं आज की कहानी पर। यस, फिर हम चलते हैं बच्चों आज की कहानी पर। बताइए, तो देखो, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अब ग्राफ की बात करते हैं। यस, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। यस यस यस, वेरी गुड। ओह, पानी नहीं है, डाउट है सर। विकास, किस चीज पे डाउट है विकास? विकास डाउट क्या है बेटा? पूछो 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 पूछो। हाँ अनीश, डीपीपी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विशाल कह रहा है टुडे इज माय बर्थडे, तो सभी बच्चे विशाल को एक बार विश कर दो, हैप्पी बर्थडे बेटा विशाल। हम लोग सब लोग यही कामना करेंगे कि ये जो तुम्हारा जो भी साल है ना, मान लो 32 साल के हो रहे हो या 31 साल के हो रहे हो, इसी साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? इसी साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। चल, हाँ बिल्कुल पार्टी चाहिए। रिंकू कह रहा है सर पार्टी भी तो दिलाओ, बिल्कुल सही बात है। तो जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी लोगों को, ठीक है, झुमरी तलैया के पीछे वाले पार्क में आना है, हाँ वहीं पे पार्टी है। चलो अब ग्राफ पे आते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ कैसे बनाने हैं तो उस पर बात करते हैं। उस पर बात करते हैं कि भाई किस किस तरह के ग्राफ हमसे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में किस किस तरह के ग्राफ हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो ये इक्वेशन है, ठीक है? अब देखो यार बच्चों, अब हम ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ग्राफ जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है, ln a0 अपॉन at वर्सेस t ग्राफ। ln a0 अपॉन at वर्सेस t ग्राफ। हो सकता है यहां पर लॉग लगा हो, ln a0 अपॉन at की जगह log a0 अपॉन at भी हो सकता है। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाओगे कैसे? हमारी इक्वेशन होती है k इक्वल टू 1 अपॉन nt। हम n मान के चल रहे हैं, है ना? हम n मान के चल रहे हैं, और यदि 1 मान के चलना है तो ये देखो आएगा, 1 मान के चलोगे तो ऐसे आएगा, ये देखो ऐसे। अब हमें ये चाहिए y एक्सिस पे, तो at को इधर ले जाओ, तो ये आ गया kt इक्वल टू ln a0 अपॉन at। अब ये हमें y एक्सिस पे चाहिए, इसलिए इसको इधर ले आए, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया k इंटू टी। अब देखो आप अच्छे से, ये हो गया y, ये हो गया x, ये x एक्सिस है, तो ये क्या हो गया m स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन ग्राफ आया, ये ग्राफ बनना है। और इसका स्लोप क्या है बच्चों? इसका स्लोप है k, मतलब इसके स्लोप की वैल्यू क्या है? k है। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा k,
जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा के, रेट कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप है इसका, ये देखिए। और ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। ठीक है। अब किसी ने ये ग्राफ पूछा, यदि देखो log 80 वर्सेस टी ग्राफ, वर्सेस टी ग्राफ। अब यहां पर देखना, लॉग होगा तो लॉग वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ln होगा तो ln वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे। ठीक है। यदि लॉग होगा तो 2.3032 आएगा। तो ध्यान रखना, मैंने ln वाला ग्राफ बनाया है, मगर ln वाला बना दिया है तो लॉग वाला भी बना लोगे ना। एक मैं करके दिखाऊं कि कर लोगे? एक बार मैं और कर देता हूं, बाकी फिर आप अपने आप बना लेना, क्योंकि हर एक में लॉग भी चलेगा ln भी चलेगा। मान लो ये लॉग में होता ऐसे, तो अब क्या होता? अब यार यहां पे 2.3032 होता, तो फार्मूला ये यूज हो रहा होता, ये वाला यूज हो रहा होता। अब इसको कंपेयर करो तो देखो, ये मैंने लॉग को इधर ले आया, ये देखो। अब टी इधर आया, ये इसके नीचे आ गया, तो ये इसके नीचे आ जाता ऐसे, इंटू टी। अब ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्लोप हो गया। तो ग्राफ वही है, बस स्लोप अलग है। अब स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? अब स्लोप की वैल्यू आ रही है k/2.3032। ये देखो। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ बना किसके बीच में है, ln के बीच में बना है या लॉग के बीच में बना है। हर एक में यही चलेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, गड़बड़ ना करें। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये देखो, यदि किसी ने पूछा log 80 वर्सेस टी ग्राफ, तो देखो log 80 वर्सेस टी ग्राफ, तो हमारी इक्वेशन क्या है? k इक्वल टू 2.3032 अपॉन टी log 80, सॉरी a0 अपॉन 80। अब इसको सॉल्व करो तो यार ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं? ये इधर आया, ये नीचे आ गया। अब इसको खोल दो, log a0 माइनस log 80। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया कि y एक्सेस पे क्या चाहिए, log 80, तो log 80 के टर्म में इक्वेशन आनी चाहिए, तो log 80 को इधर ले आओ, तो ये आ गया log 80। इसको उधर ले जाओ, तो जब ये देखो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसा आया। तो ये देखो जरा किससे कंपेयर हो रहा है, ये है हमारा y एक्सेस, ये है हमारा x एक्सेस, तो ये क्या हुआ, स्लोप, और ये माइनस साइन भी है, प्लस ये क्या हो गया, c। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, तो ग्राफ हमारा ये आ रहा है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, और इसका स्लोप क्या है, ये देखो, ये स्लोप है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, k अपॉन 2.3032 के। ये देखिए, और ये जो है ये इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर है a0 के, log a0 के, log a0 के है। हाँ हाँ, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अब स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा ना। ठीक है। तो ग्राफ पूछे जाते हैं, किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक और ग्राफ, ये देखिए, अब ग्राफ है टी हाफ वर्सेस a0, टी हाफ वर्सेस ए, सॉरी, टी हाफ वर्सेस a0 ग्राफ। अब टी हाफ वर्सेस a0 ग्राफ, अब ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जीरो ऑर्डर के टी हाफ में a0 का टर्म होता ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ में a0 का टर्म होता ही नहीं है।
तो जब फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ में ए नॉट का टर्म है ही नहीं, तो ए नॉट की वैल्यू कुछ भी करो, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है टी हाफ की वैल्यू, इसी वैल्यू को कहोगे ये देखो। क्या ये बात समझ में आई? सर इन्फिनिटी में कैसे अपडेट करें बता दीजिए। रेहान, जहां तक मेरे पास मैसेज आया था कि नोटिफिकेशन में कोई लिंक डाला है, 1 मिनट में पढ़ता हूं, उस लिंक से अपडेट हो जाएगा। ऐप नोटिफिकेशन में कोई लिंक डाला गया है, उससे अपडेट हो जाएगा। बेटा अभी मिल नहीं रहा है ना, अभी वो मिल नहीं रहा है। नोटिफिकेशन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। ये ग्राफ समझ पा रहे हो सब लोग? यस, वेरी गुड। तो इस तरह के ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो इनको जरा ग्राफ को, सारे ग्राफ को ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का ग्राफ पूछा जा सकता है, तो इन पर फोकस रखिए आप लोग कि हाँ यार ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है, सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को अपने को करना है। देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 टी हाफ वर्सेस आर नॉट। आर नॉट ये ए नॉट होगा, आई थिंक ये ए नॉट होगा, ये ए नॉट होगा, इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। और नॉट का मतलब, इन्होंने जो आर नॉट बोला है, और नॉट रेट नहीं है, आर नॉट जो है वो रेट नहीं है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखो और नॉट लगा रखा है। अब ये जो ग्राफ है ये वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या है, ये है स्टेटमेंट नंबर 2, log r upon r naught equal to this is valid for first order reaction. In the light of the above statement, choose the correct answer for the option given below. Statement 1 is false, second is true. Both statement is false, both first is true, second is false. अब जरा गौर से देखो, ये वाला तो सही है। क्यों? टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 अपॉन, है ना, के। इसमें ए नॉट का टर्म नहीं होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो ये तो ट्रू है। अब ये देखो, ये यहां पर, ये देखो जरा, इसको पकड़ो आप लोग, ये इन्होंने घुमाया है क्वेश्चन को। देखो मैंने जो बनाया है ग्राफ और इन्होंने जो बनाया है घुमाया है। क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ना। देखो लॉग, मैंने पढ़ाया है ग्राफ इसके बीच में, लॉग ए नॉट अपॉन एटी के बीच में, ए नॉट अपॉन एटी के बीच में हमारी इक्वेशन ये आई है। ये देखो, ये देखो, चेक करो, मैंने अभी पीछे आपको ये क्वेश्चन कराया है। आ जाओ,
मैंने ये देखो, ये देखो, A0/AT के बीच में ये ग्राफ है, ये देखिए है। अब ये देखो, अब यहां पर देखो क्या दिया है, यहां पर इन्होंने A0 को रिप्रेजेंट किया है R0 से और AT को रिप्रेजेंट किया है R से। तो इन्होंने ग्राफ उल्टा पूछा है, इन्होंने ग्राफ पूछा है AT/A0। भाई इन्होंने ये कहा है ना log R/A0, R0, तो R क्या है AT और ये ग्राफ है उल्टा है, तो जब इसको पलटोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो यदि मैं इसको पलटूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। या तो ये इनकी एरर है, या तो ये इनकी एरर है, ये सब ऐसे हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये देखिए, तो ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, इसके हिसाब से ये ग्राफ गलत बना है, इसके हिसाब से ये ग्राफ गलत बना है। यदि क्वेश्चन पूरी तरह से सही माना जाए तो ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स है। यदि क्वेश्चन पूरी तरह से सही माना जाए तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, सी आंसर है। उन्होंने क्या किया, धीरे से, बच्चे देखो, बच्चे क्या है, जोश में रहते हैं, बच्चे जोश में रहते हैं, तो उसने यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जिस बच्चे ने इस पर फोकस ना किया वो क्या कर देगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू कर देगा। क्यों? इसका ग्राफ मैं पढ़ा के तो आया हूं, ये देखो मैंने पढ़ा रखा है। तो तुम तो खुश हो जाओगे कि अरे सर ने पढ़ा तो रखा है यार, टिक करो, सर ने देखो पढ़ा रखा है, टिक करो। मगर सर ने जो पढ़ाया है वो log A0/AT है, और वहां पे भाई ने क्या किया, धीरे से क्वेश्चन को घुमा दिया है, AT/A0 कर दिया है। तो यदि ये क्वेश्चन की एरर नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है ना? क्यों? क्योंकि ये ग्राफ इसका है, इसका नहीं है, निगेटिव स्लोप का ग्राफ नहीं है ये। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखिए, मतलब जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखिए, है ना? क्योंकि क्वेश्चन हम लोग, भाई क्वेश्चन तो हमेशा नए बनाए जाएंगे, नए स्टाइल के बनाए जाएंगे, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब जरा देखो यार बच्चों, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, अगली हेडिंग ध्यान दो। अभी फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, अभी हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर खत्म नहीं हुआ है। देखिए अब इसको समझिए जरा, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रेशर के टर्म में कैसे होगी उसको समझाता हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। अब आप ये देखो, ये किसके लिए वैलिड होता है, जब रिएक्शन गैस फेज में हो, गैस फेज में रिएक्शन हो रही हो, रिएक्शन हो, पूरी रिएक्शन यदि गैस फेज में चल रही है, पूरी रिएक्शन यदि गैस फेज में चल रही है, तब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन किसी कंटेनर में हो रही है, ये एक कंटेनर है, अब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, A = B, ऐसे, ये लो,
ये A इक्वल टू बी एक रिएक्शन है और इस कंटेनर में हो रही है। सारे बच्चे समझिएगा अच्छे से। ये देखिए, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। गैस फेज में ये रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर में, ऐसे। अब आप एक एक करके मेरी बात समझो। तो देखो, गैस के लिए होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ, अब देखो, मुझे बताते जाइएगा, जो टेम्परेचर है इस कंटेनर का, जो टेम्परेचर होगा वो ए और बी दोनों के लिए सेम होगा, यस या नो? भाई दोनों एक ही कंटेनर में है, तो जब दोनों एक ही कंटेनर में है तो दोनों को सेम टेम्परेचर फील होगा। अब जैसे इस रूम में मैं बैठा हूं, है ना, जिस रूम में तुम बैठे हो उसी रूम में मान लो मम्मी भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, सिस्टर भी बैठी है, ब्रदर भी बैठा है, तो सबको सेम टेम्परेचर फील होगा ना। तो टेम्परेचर दोनों गैस के लिए सेम है, हाँ। आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, हाँ। अच्छा, अब दोनों गैसों को वॉल्यूम सेम फील होगा कि नहीं? भाई जितना बड़ा कमरा तुम्हें फील हो रहा होगा उतना ही बड़ा कमरा उस रूम में बैठे तुम्हारे भाई को भी फील हो रहा होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि हम इस रूम में बैठे तो मुझे कमरा बड़ा फील हो रहा है और उसको ये कमरा छोटा फील होगा। दोनों को बराबर ही फील होगा, डायमेंशन तो वही है दोनों के लिए। तो वॉल्यूम क्या है, ए और बी के लिए सेम है, दोनों के लिए जो भी वॉल्यूम है वो सेम है, हाँ। तो अब बचा क्या? अब बचा ये और ये, मतलब जो प्रेशर है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है दोनों के लिए, टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट है, आर वैसे ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? तो जरा देखो जरा बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इट्स मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जैसे, गौर सुनना, जैसे आप मोल और कंसंट्रेशन को प्लस माइनस करते हो वैसे ही प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो। अभी ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, अभी ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी समझाता हूं, देखो, जैसे ये कोई रिएक्शन है, A इक्वल टू 2B, तो आप ऐसे लिखते थे अभी तक आप कैसे लिखते थे कि भाई इसका कंसंट्रेशन A0 T इक्वल टू 0 पर, इसमें से X कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो गया आफ्टर T सेकेंड, ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसी तरह से प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसी तरह से आप इसको प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये बताया जा रहा है, मान लो इनिशियल प्रेशर P0 है T इक्वल टू 0 पर, तो P0 में से P प्रेशर डिसोसिएट हो गया, तो P0 में से P प्रेशर डिसोसिएट होगा तो कितना प्रेशर फॉर्म होगा? 2P प्रेशर फॉर्म होगा। जितना ये डिसोसिएट होता है उसका डबल फॉर्म होता है, तो P प्रेशर डिसोसिएट होगा तो 2P प्रेशर फॉर्म होगा। तो जिस तरह से आप कंसंट्रेशन को प्लस माइनस कर रहे हो उसी तरह से प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, उसी तरह से प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो? इस वजह से ये बात समझ पाई? पहले कॉन्सेप्ट समझ पाए आप लोग? क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ पाए सब लोग?
कि जिस तरह से आप कंसंट्रेशन मोल को प्लस माइनस करते हो, डिट्टो उसी तरह से आप प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, उसी तरह से आप प्रेशर को भी प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो कि जिस तरह से आप हाँ 2x कर दिया प्रिंस। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट। ओहो, अच्छा अब मुझे एक और बात बताओ सारे बच्चे, अच्छे से मेरे को एक और बात बताइए। नोट, t इक्वल टू 0 पर, अब एक पॉइंट बताओ, t इक्वल टू 0 पर प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? t इक्वल टू 0 पर प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ कंटेनर बराबर होंगे। t इक्वल टू 0 पर प्रेशर ऑफ कंटेनर बराबर होगा किसके? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट के। क्यों? t इक्वल टू 0 पर क्या प्रोडक्ट होगा? चेक करो, t इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट होगा नहीं, तो कंटेनर का प्रेशर किसके बराबर होगा? रिएक्टेंट के गैस के प्रेशर के बराबर। t इक्वल टू 0 पर सिर्फ कौन है? ए है। t इक्वल टू 0 पर सिर्फ गैस ए है, तो कंटेनर में सिर्फ अकेले गैस ए है t इक्वल टू 0 पर। तो आप उसको घुमा फिरा के चाहे जो बोलो, आप बोलो कि प्रेशर ऑफ गैस ए इज इतना या प्रेशर ऑफ कंटेनर इज इतना। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पर सिर्फ ए गैस होगी कंटेनर में। तो आप चाहो तो घुमा के लैंग्वेज बोल सकते हो कि इनिशियली प्रेशर ऑफ कंटेनर इज दिस। तो इनिशियली प्रेशर ऑफ कंटेनर इज दिस का मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस इज दिस। क्यों? शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट होगा, तो कंटेनर का प्रेशर गैस प्रेशर ऑफ गैस ए के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यार शुरुआत में प्रोडक्ट है ही नहीं। अच्छा, आफ्टर टी सेकेंड क्या होगा? आफ्टर टी सेकेंड कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो टोटल सम होगा, सम ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ए एंड गैस बी। ए और बी गैस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। क्यों? टी सेकंड के बाद कंटेनर में ए गैस भी होगी, बी गैस भी होगी। टी सेकंड के बाद कंटेनर में ए गैस भी होगी, बी गैस भी होगी, है ना? ए गैस भी होगी, बी गैस भी होगी। तो जरा कॉन्सेप्चुअल इस बात का भी ध्यान रखें, लैंग्वेज में वो फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। अब देखिए, प्रेशर के टर्म में इक्वेशन लिखी कैसे जाएगी? ये देखो, मान लो ये इक्वेशन है, तो ये हमारा पी नॉट में से पी प्रेशर माइनस हो गया, तो ये पी प्रेशर आया आफ्टर टी सेकेंड। पी नॉट माइनस पी को मैंने क्या कर दिया? पीटी लिख दिया। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट आफ्टर टी सेकेंड, ये क्या है? प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस मतलब ए आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड। तो के की इक्वेशन क्या बनेगी प्रेशर के टर्म में? डिट्टो वही बनेगी जो कंसंट्रेशन के टर्म में थी, डिट्टो वही बनेगी जो कंसंट्रेशन में टर्म में थी।
इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो के की इक्वेशन क्या बनेगी? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। हाँ बेटा एलर्जी है मेरे को, वो थोड़ा सा ठंडा गर्म होता है ना तो मेरे को कोल्ड हो जाता है। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो K इक्वल टू 2.3032 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पीटी, लॉग पी नॉट अपॉन पीटी। क्लियर? तो आपको ऊपर क्या रखना है? आपको ऊपर रखना है इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस और नीचे क्या रखना है? आफ्टर टी सेकेंड प्रेशर ऑफ गैस। कौन सी गैस? रिएक्टेंट गैस। आफ्टर टी सेकेंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस। अब देखो क्वेश्चन, अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं और समझाता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है हमारी, ऐसे हो रही है, ऐसे। ये भी गैस है, ये भी गैस है। देखिए, इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर is, initial pressure of container is 200 mm of Hg. After 10 second pressure of N2O5 gas is 100 mm of Hg. Calculate rate constant of above first order reaction. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ अबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो N2O5 है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, ऐसे। अब इनिशियली कंटेनर का प्रेशर 200 mmHg है, तो जब इनिशियल स्टेट है तो जो कंटेनर का प्रेशर वही गैस रिएक्टेंट का प्रेशर, तो इसका मतलब ये 200 प्रेशर इसका है, 200 प्रेशर इसका है और ये 0 अब रिएक्शन 10 सेकंड चल गई। अब 10 सेकंड में कितना डिसोसिएट हो गया? P डिसोसिएट हो गया। अब जितना ये डिसोसिएट होगा उसका डबल ये फॉर्म होगा, जितना ये डिसोसिएट होगा उसका आधा ये फॉर्म होगा। तो P डिसोसिएट हुआ तो उसका डबल फॉर्म हुआ 2P, P डिसोसिएट हुआ उसका आधा फॉर्म हुआ P-2। अब हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है K इक्वल टू 2.3032 अपॉन T। T कितना है? 10 सेकेंड, लॉग A0 अपॉन PT। PT ये वैल्यू है। अब PT ये वैल्यू है तो हमें कहीं से P मिल जाए तो हमारा K निकल आएगा। हमें कहीं से क्या मिल जाए? P। अब P कैसे मिलेगा? आफ्टर 10 सेकेंड प्रेशर ऑफ N2O5 गैस इज 100 mmHg। 10 सेकंड के बाद हमारा N2O5 का प्रेशर कितना है? इतना, और उनका N2O5 का प्रेशर कितना है? इतना। तो बराबर करो, 10 सेकंड के बाद हमारा प्रेशर इतना है, उनका प्रेशर इतना है, ये देखो। तो P की वैल्यू पता चल गई है, ये देखिए। अब आप यहां रख दीजिए, तो जब यहां रख दोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये कितना आ जाएगा? log 2। अरे भाई ये 100 हो गया, log 2 आ गया। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3, तो ये आ गया जाके 2.3032 इंटू
0.3 डिवाइडेड बाई 10। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। हाँ, 0.06932 आएगा। यदि किसी बच्चे को सॉल्व करना है तो बिल्कुल सही आंसर है 0.06932 आंसर आएगा। ये देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर लिखता हूं। अब मैं इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ कर देता हूं। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं फिर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। N2O4 गैस ये देखिए, ठीक है। इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 200 mm of Hg and after 10 seconds pressure of container is after 10 seconds pressure of container is, ठीक है। 350 mm of Hg, calculate K of above फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप देखो, पूरे क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ एक जगह चेंज किया है, ये इतना। आफ्टर 10 सेकेंड प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 350, और यहां पर मैंने क्या लिखा था, आफ्टर 10 सेकेंड प्रेशर ऑफ N2O5 गैस इज 100 डिग्री से गैस इन 100 mmHg, मतलब सिर्फ गैस की जगह कंटेनर लिखा है, मगर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस क्या बहुत बड़ा है, आपको अब t सेकंड के बाद कंटेनर का प्रेशर दिया है, और कंटेनर में एक गैस नहीं है, बहुत सारी गैसें हैं। तो आपको जो फार्मूला है उसको देखो कैसे करोगे, गौर से देखिए सारे बच्चे। इनिशियल, यहां तक समझने में तो किसी को दिक्कत आई नहीं होगी भाई। 2 इक्वल टू T इक्वल टू 0 पर जो कंटेनर का प्रेशर होगा वही गैस का प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर में सिर्फ एक ही गैस होगी, वो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट तो T सेकंड बाद बनेगा। अब 10 सेकंड रिएक्शन चल चुकी, तो जब 10 सेकंड रिएक्शन चल चुकी तो ये डिसोसिएट हो गया। कितना डिसोसिएट हो गया? P। तो जितना ये डिसोसिएट होगा उसका डबल ये फॉर्म होगा, जितना ये डिसोसिएट होगा उसका आधा ये फॉर्म होगा। अब हमें यदि P की वैल्यू मिलेगी तब K निकलेगा। क्यों? K का फार्मूला क्या है? ये हमें K निकालना है, हमें K निकालना है। तो P नॉट अपॉन PT, ये PT है, P नॉट अपॉन PT। तो P की वैल्यू मिल जाए। पिछली बार P की वैल्यू आसानी से निकल आई थी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट दे रखा था प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर 10 सेकेंड 100, मगर इस बार मैंने प्रेशर ऑफ गैस आफ्टर 10 सेकेंड नहीं दिया है। मैंने कहा कंटेनर ऑफ प्रेशर ऑफ कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड। तो भाई 10 सेकेंड के बाद जो कंटेनर का प्रेशर होगा वो तीनों गैस के प्रेशर का सम होगा। क्यों? 10 सेकेंड के बाद कंटेनर में तीनों गैसें होंगी, 10 सेकंड के बाद कंटेनर में तीनों गैसें होंगी। तो तुमने कंटेनर का प्रेशर दिया है, द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 350, तो कंटेनर का प्रेशर 350 है। तो 10 सेकंड के बाद इस गैस का प्रेशर कितना है? इतना। हमें P की वैल्यू निकालनी है। 10 सेकंड के बाद इसका प्रेशर कितना है?
10 सेकंड के बाद इसका प्रेशर कितना है, इतना, और इसका कितना है, इतना। अब इसको सॉल्व करो तो ये देखो आया 350 माइनस 200 पी प्लस पी बाई 2, एक पी से एक पी कम हो गया तो ये आया 150, ये आया 3p बाई 2, है ना, ऐड कर दिया तो 3p बाई 2, ये 3 से 3 कट गया 50, तो p की वैल्यू 100। मैंने इस तरह से सेट ही किया था कि 100 आए mm। तो देखो p की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब प्रेशर ऑफ गैस निकालना टफ हो गया है, सिर्फ एक वो चेंज किया है टर्म, वर्ड, कंटेनर लिख दिया है गैस की जगह। तो देखो ऐसे निकलेगा, क्यों, क्योंकि 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद कंटेनर में सारी गैसें होंगी, तो कंटेनर का प्रेशर का मतलब सभी गैसों के सम का प्रेशर। अब यहां डाल दो वैल्यू, P की वैल्यू निकल आई है, आपने P की वैल्यू डाल दी, है ना। मैंने डाटा ऐसे सेट किया था कि वही आंसर आए, मैंने डाटा ऐसे सेट किया था कि वही आंसर आए, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन करके देते हैं हम लोग, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, अच्छे से ध्यान दो। देखिए ये क्वेश्चन आया है 2025 में, उसने क्या किया है, इसी क्वेश्चन को ऑप्शन अच्छे बना दिए, मतलब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन अच्छा किया है। पढ़ो, फॉर ए रिएक्शन N2O5 2NO2O2 in a constant volume container, no product were present initially, the final pressure of system when 50% of reaction get completed। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब 50% रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो आपको कैसे करना है, जो मैंने पढ़ाया है वही करना है। देखो ये रिएक्शन है, रिएक्शन में ऐसे बनाया है उन्होंने। अब मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है जरा बताओ, ये देखिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कंटेनर का फाइनल प्रेशर जो है, सिस्टम, सिस्टम का मतलब पूरा कंटेनर हो गया, फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीट। तो भाई इनिशियल प्रेशर कितना है, P0 0 अब मान लो T सेकंड में 50% रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो 50% रिएक्शन खत्म हो गई तो कितना प्रेशर खत्म हो गया, P0 बाई 2। भाई P0 का 50% कितना है, P0 बाई 2। तो जितना ये खत्म होता है उसका डबल ये फॉर्म होता है, तो P0 बाई 2 का डबल क्या हुआ, P। जितना ये खत्म होता है उसका आधा ये फॉर्म होता है, ये आ गया, ये देखो, जितना ये खत्म होता है उसका डबल ये फॉर्म होता है, और जितना ये खत्म होता है उसका आधा ये फॉर्म होता है। अब फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम कितना होगा, तो भाई फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम कितना होगा, प्रेशर ऑफ गैस ये, प्रेशर ऑफ गैस ये, प्रेशर ऑफ गैस ये, तो इसकी वैल्यू डालो, कितना आया, P माइनस P बाई 2, ये कितना आया, P0, 2 से 2 कट गया, और ये कितना आया, P0 बाई 4। ये दोनों आपस में माइनस हो गए तो ये कितने हो गए, P0 बाई 2, P0 बाई 4 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2P0, ये 4P0, ये P0, तो ये आ गया 7P0 बाई 4। अब देखो इनिशियल प्रेशर का ये कितने गुना है, फाइनल प्रेशर। अब उसने बस लैंग्वेज, ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब आप बताओ, इनिशियल प्रेशर मैंने कितना माना था, P0,
हमारा इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट है, चेक करो इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो पी नॉट का कितने गुना है, 7/4 टाइम्स है। ऐसा कहीं आंसर है, पहला आंसर है, ऐसा कहीं आंसर है, पहला आंसर है 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी सेट की जा सकती है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। क्या मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया है, बिल्कुल नहीं चेंज किया, चेक करो। अब उसने के ना पूछ के ये पूछ लिया, उसने के ना पूछ के ये पूछ लिया, तो वो पूछ कुछ भी सकता है। आपको फोकस रखना है अपनी चीजों पे कि हाँ यार वो कैसा पूछेगा, हमें कैसा बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग आ जाओ आगे। अब क्या है, अब देखो बच्चों, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये देखो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा, रंजन कह रहा है सर बैलेंस समझ में नहीं है, सर बैलेंस नहीं है रिएक्शन, आप चेक कर लो। ओके, एक बार देखने दो, एक बार देख लो तो यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो गलत है। हाँ यार, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रुक जाओ भाई, सब लोग रुक जाओ, ये गलत सॉल्व है। पूछो क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रुक जाओ, ये क्वेश्चन गलत सॉल्व है, क्वेश्चन गलत सॉल्व है, रायता फैल गया है। एक मिनट रुको, बैलेंस रिएक्शन पे सब कुछ लगेगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब रिएक्शन बैलेंस है, देखो ओ भाई यहां पर भी गलत लिखी है, नाइट्रोजन 4 लिखे, अब बैलेंस है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट बैलेंस रिएक्शन पे लगेगा, पहला पॉइंट। अब यहां पर या तो दो रास्ते हैं, दो रास्ते क्या है, जब मेरे टाइपराइटर ने इसको टाइप किया तो गलत टाइप कर दिया, पेपर में तो गलत नहीं आया होगा मुझे लगता है, तो या तो टाइपराइटर ने गलत टाइप कर दिया है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। मगर ध्यान रखना सब कुछ बैलेंस रिएक्शन पर लगेगा, तो हम अपनी तरफ से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्यों, हो सकता है क्वेश्चन बैलेंस मतलब इक्वेशन बैलेंस ना दी गई हो, मगर इक्वेशन बैलेंस नहीं दी गई है तब भी आपको बैलेंस करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस करके क्वेश्चन करते हैं और देखो आंसर मैच कराते हैं कि कौन सा आंसर मैच करता है। मैंने रिएक्शन बैलेंस कर ली, चेक करो बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5, करना वही है। 50% रिएक्शन हो रही है, आधा डिसोसिएट हो गया, तो ये क्या हुआ, P0/2। क्यों, जितना ये ब्रेक हो रहा है उतना ये फॉर्म हो रहा है। अब जितना ये ब्रेक होगा उसका 5/2 टाइम्स फॉर्म होगा, जितना ये ब्रेक होगा उसका 5/2 टाइम्स ये फॉर्म होगा आफ्टर T सेकेंड। कितना फॉर्म होगा, 5/2 टाइम्स। अब टोटल प्रेशर ये कितना है, P0 माइनस P0/2, ये कितना है P0, और ये कितना है 5/2 इंटू P0/2। ये देखिए, अब इसको जोड़ो घटाओ, तो देखो ये P0 है ये P0 है, जुड़ गया 2P0। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो यार इसको ऐसे कर लो, देखो मैं इन दोनों से P0/2 कॉमन ले रहा हूं, तो इन दोनों से P0/2 कॉमन ले लोगे तो 5/2 माइनस 1, ये 5/2 है और ये -1 है।
तो ये देखो आ गया। अब ये कितना आ गया 3/2। अब जोड़ दो तो ये ऐसे आ गया। अब एलसीएम ले लो। तो यार इत्तेफाक की बात है कि आपका आंसर वही आ रहा है, मगर पिछली बार मेरा क्वेश्चन गलत लगा था। ये 8 आएगा, 4 नहीं आएगा। इत्तेफाक की बात नहीं है, आंसर सेम नहीं आ रहा है। 11/4 P0 आ रहा है। 11/4 P0 आ रहा है। 8 3 11। 11/4 कोई ऑप्शन है? 11/4 कोई ऑप्शन है? नहीं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी, बस बाकी सब ठीक है। When the final pressure of the system and 50% reaction get complete. यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? P0/2, और हमने नाइट्रोजन का प्रेशर कितना रख दिया है? P0। अरे यार, नाइट्रोजन का प्रेशर P0/2 है, मैंने यहां P0 लिख दिया था, अब ये कट गया। अब 4 एलसीएम ले लो, तो 4 P0 प्लस 5 P0, क्यों? इसको 1 कर दिया, तो 9/4 P0 आ गया। तो इनिशियल प्रेशर का 9/4 टाइम्स आ रहा है। इनिशियल प्रेशर का 9/4 टाइम्स आ रहा है। अब 9/4 टाइम्स भी आंसर नहीं है, 9/4 टाइम्स भी आंसर नहीं है, चेक करो। तो एक ई आंसर जोड़ दे रहा हूं, 9/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, ये क्वेश्चन गलत है। मतलब इस इक्वेशन पे यदि किसी ने सॉल्व कर दिया है जैसे हमने कर दिया था पीछे, वो गलत सॉल्व है, वो गलत सॉल्व है। अब सही सॉल्व है, इस आंसर नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, मगर उस तरह से सॉल्व मत करना, वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। बैलेंस इक्वेशन पे हमेशा ध्यान रखना सॉल्व किया जाता है, हमेशा किस पे सॉल्व किया जाता है? बैलेंस इक्वेशन पे, ठीक है। तो यदि यही क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन को सॉल्व करके किसी ने आंसर बनाया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत ड्रा किया गया है। इसमें ई आंसर ऐड कर लो और ई आंसर को टिक कर दो। भाई क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहे हो? एक ऑप्शन ऐड कर दो, अपने आप क्वेश्चन सही हो गया। एक ऑप्शन ऐड कर दो, अपने आप क्वेश्चन सही हो गया। या फिर इसको 9 कर दो, मान लो कुछ ना समझ में आ रहा हो तो इसको 7 को 9 कर दो, ये लो, अब आंसर अपने आप सही हो गया। ये भी मत ऐड करो, ये भी मत ऐड करो, इतना कर दो, बवाल खत्म, इतना कर दो, बवाल खत्म। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, एक बच्चा कुछ कह रहा है क्या? मैंने बहुत पीटे जाओगे। कौन है? नीट अपीयरेंस। नीट अपीयरेंस गलती कहां है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस कहां है? इसमें 2 का कॉफिशिएंट है तो 2 यहां पर भी तो करना पड़ेगा। यहां नाइट्रोजन 4 है और यहां नाइट्रोजन 2 है। यदि तुम यहां 2 लिखना चाहते हो तो फिर यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, और जब यहां 2 लिखोगे तो ये 5 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो रिएक्शन बैलेंस है, सब सही है। हाँ, सब सही है। आ जाओ, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना। N2 में 2 नहीं लिखोगे। यदि N2 में 2 लिखोगे तो N2O5 के आगे 2 लगाओगे और O2 के आगे सिर्फ 5 लगाओगे। भाई रिएक्शन पूरी बैलेंस होनी चाहिए ना। N2 के आगे 2 लगा दोगे तो नाइट्रोजन बैलेंस है नहीं,
नाइट्रोजन बैलेंस करने जाओगे तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने पड़ेंगे। आंसर वही आएगा, आंसर यही आएगा। आप इस बैलेंस रिएक्शन पे क्वेश्चन करो या इस बैलेंस रिएक्शन पे क्वेश्चन करो, आंसर सेम आएगा। यदि नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 2 करने गए आप तो फिर ये बैलेंस होगी ना, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 10, तब फिर इस पर क्वेश्चन करोगे, फिर लास्ट में आंसर यही वाला आएगा। आप चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लो। ठीक है, आपने किया क्या है, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। आओ अब देखो, मैंने माना कि एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन A0 T = 0 पर, आफ्टर T सेकेंड A0 - X डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, AT। अब यदि X डिसोसिएट हुआ तो फॉर्म कितना होगा, क्यों, जितना डिसोसिएट होता है उसका आधा फॉर्म होता है, तो X डिसोसिएट हुआ है तो X का आधा X/2, X का आधा X/2 फॉर्म होगा। क्लियर है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा जाके K AT की पावर 2। क्यों, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उसके स्क्वायर में रेट में चेंज आएगा। चेक करो, यहां 2 पर लिखा है, यदि कंसंट्रेशन डबल हुआ तो यहां 2 डालोगे तो रेट क्या होगा, 4 गुना होगा। तो सेकेंड ऑर्डर की रेट की इक्वेशन ये होती है, ये देखो, R = K AT की पावर 2, R = K AT की पावर 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, देखो एक चीजें यहां पर क्या क्या आई पहले ये देख लो कि रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वेरिएबल होता है एंड डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर का भी डिपेंड करता है और सेकंड ऑर्डर का भी, मतलब हर ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर को छोड़कर कोई भी ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों, जब यहां जीरो लिख दोगे तो ये टर्म गायब हो जाता है, और जीरो नहीं लिखोगे तो ये टर्म रहेगा, और जब ये टर्म रहेगा तो या तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लो माइनस टर्म डाल दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर को छोड़कर हर ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट कम होता जाएगा। इसका मतलब शुरुआत में रेट ज्यादा होगा, बाद में रेट कम होगा। ये देखो, शुरुआत में रेट ज्यादा होगा, बाद में रेट कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का भी वेरिएबल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई। अब यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो देखो, इसको फर्दर सॉल्व करने पर के की ये इक्वेशन मिलती है, K = 1/T 1/A0 - 1/AT। ये इक्वेशन आती है बच्चों सेकंड ऑर्डर के K की। सेकंड ऑर्डर के K की इक्वेशन क्या आती है, K = 1/T 1/A0 - 1/AT। मतलब ये लॉग के फॉर्म में नहीं आती है, तो K की इक्वेशन आई 1/T 1/A0 - 1/AT। अब देखो, अब आप रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन T½ एंड K ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या आएगा, गौर से देखो सारे बच्चे। अब देखो, जब T को T½ कर दोगे मतलब रिएक्शन कितनी चल गई,
50% टी हाफ टाइम। जब रिएक्शन टी हाफ टाइम चल जाएगी तो एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई टू। क्यों? यदि रिएक्शन टी हाफ टाइम चल गई तो इसका मतलब 50% रिएक्शन खत्म हो गई। तो जब 50% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी, 50%। और इनिशियल वैल्यू क्या थी, ए नॉट। तो ए नॉट का 50% खत्म हो गया, तो ए नॉट का 50% ए बाई टू। तो ए बाई टू खत्म हो गया तो बचा कितना, ए बाई टू। तो एटी क्या है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आफ्टर टी हाफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, ए नॉट बाई टू। अब इसको यहां डाल दो। तो यहां पे यदि डाल दोगे तो टी को तुमने क्या कर दिया, टी हाफ कर दिया, और एटी को क्या डाल दिया, ए नॉट बाई टू डाल दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ऐसे आ गया, टू ऊपर चला गया, ये देखो। अब टी हाफ को इधर ले आया, के को उधर ले गया, मैं के को नीचे ले आया, टी हाफ को ऊपर ले आया। अब देखो ये क्या बचेगा, ए नॉट 1 अपॉन ए नॉट बचेगा। कैसे, ए नॉट कॉमन ले लो। एक मिनट, ये फार्मूला गलत लिख गया है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, तो डायरेक्ट लिखने की वजह से मेरे से भी गलत लिख गया है। ये 80 माइनस ए नॉट होगा, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट होगा, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट होगा। अब आप सोचो कि मुझे कैसे पता चला कि ऊपर मैंने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया है, बताओ आप लोग बताइए कि मेरे को ये आइडिया कैसे लगा। फिर मैं बताता हूं, क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ रही है। अब यार समय निगेटिव थोड़ी हो सकता है ना, समय निगेटिव थोड़ी हो सकता है। पहले निगेटिव वैल्यू आ रही थी तो मैं समझ गया कि मैंने कहीं पे ध्यान नहीं दिया है, गलत लिख गया है। ये देखो, तो देखो फार्मूला होता है k इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट। तो 80 की जगह मैंने कितना डाल दिया, ए नॉट बाई टू। तो जब ए नॉट बाई टू डाला तो 2 ऊपर आ गया ये। अब इसमें ए नॉट कॉमन ले लो, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये देखो आ गया। तो सेकंड ऑर्डर का टी हाफ कितना आता है, जरा चेक करो। सेकंड ऑर्डर का टी हाफ है 1 अपॉन के इंटू ए नॉट। सेकंड ऑर्डर का टी हाफ है 1 अपॉन के इंटू ए नॉट, ये देखिए। हाँ वेरी गुड। तो जरा देखो सेकंड ऑर्डर में क्या क्या बात याद रखनी है, जहां जहां मैंने आपको वो किया है स्क्वायर, उसकी रेट इक्वेशन याद रखनी है, उसका के याद रखना है कि के इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट होता है, और उसका टी हाफ याद रखना है कि टी हाफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन के इंटू ए नॉट। अब यहां पर आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, ये देखो, और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, देखो है, मतलब ए नॉट की वैल्यू बढ़ाओगे तो टी हाफ कम होगा। चेक करो, जीरो ऑर्डर में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ए नॉट की वैल्यू बढ़ाओगे टी हाफ बढ़ेगा। तो अब आप ध्यान रखिएगा, यदि ए नॉट की वैल्यू बढ़ाने से टी हाफ बढ़ रहा है तो जीरो ऑर्डर, और ए नॉट की वैल्यू बढ़ाने से टी हाफ कम हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर, और ए नॉट की वैल्यू बढ़ाने से टी हाफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर। चेक करो, इरिटेशन हो रहा है। ए नॉट की वैल्यू बढ़ाने से टी हाफ बढ़ रहा है तो जीरो ऑर्डर। क्यों? क्योंकि टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, जीरो ऑर्डर होता है। अच्छा, अब देखो बच्चों इसके ग्राफ, अभी इसके क्वेश्चन पे भी आएंगे। अब इसके ग्राफ देखिए जरा, ग्राफ ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में कौन से ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे?
अब देखो ग्राफ पे आओ। अब देखिए बच्चों, पहला ग्राफ आपसे ये पूछा जा सकता है, रेट इक्वल टू 80 स्क्वायर, सॉरी, अब देखो तो सेकंड ऑर्डर की रेट की इक्वेशन ये होती है, अरे यार, तो ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, आजकल पूछ रहे सर आपको किस चीज की एलर्जी है, ठंडे गर्म की। जैसे आप गर्मी से आओ और तुरंत एसी में आ जाओ तो हो जाएगा, एसी से तुरंत बहुत गर्म जगह चले जाओ तो हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर बरसात में होता है, बहुत ठंडी होगी तो नहीं होगा कोल्ड, बहुत गर्मी होगी तो नहीं होगा, मगर जब ठंडी गर्मी का माहौल होगा तो होगा। और होता क्या, जब कोल्ड होता है तो ये गला दर्द होने लगता है, और ये दर्द होने लगता है तो पढ़ाने में दिक्कत आने लगती है। चलो आओ, अच्छा ये सब छोड़ो। अब देखो रेट की y की जगह रेट, अब ये क्या है x और ये क्या है m, तो स्ट्रेट लाइन ये देखो, और स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा k के बराबर। अब आप ये ग्राफ देखो, 1/80 वर्सेस t ग्राफ। देखो हमारी इक्वेशन ये है 1/t 1/80 माइनस 1/a0। अब हमें 1/80 कहां चाहिए, y एक्सिस पे चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, ये ऐसे आ गया। अभी मुझे 1/80 कहां चाहिए, y एक्सिस पे, तो इसको इधर ले आओ, ये देखो अब 1/80 को मैंने ऐसे लिख लिया, पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, ये देखो। अब आप चेक करो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये m हो गया, ये फिर c हो गया। तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ये देखो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप इकलौता यही ग्राफ है, 1/80 वर्सेस 1/80 वर्सेस t ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है k के बराबर, और ये इसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना है 1/a0 के बराबर, c की वैल्यू 1/a0 के बराबर। तो 1/80 वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप है, इसको इधर ले आया तो जुड़ गया, ये इसके बराबर है, फिर इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, ये देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे टफ ग्राफ, t हाफ वर्सेस a0। अब देखो t हाफ इक्वल टू है k, सॉरी t हाफ इक्वल टू है 1/a0 इंटू k, तो t हाफ इंटू a0 इक्वल टू 1/k, है ना। हाँ अब देखो जरा बच्चों,
ये हो गया x, सॉरी ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब आप चाहो तो ये हो गया p, ये हो गया v इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब वैसा ग्राफ बनेगा जो बॉयल्स लॉ में बना है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन। x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। क्यों? x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब भी कहीं आता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे p इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ का जो बनता है, हाँ, जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनता है ना, उसी तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा ये देखो। तो ये सेकंड ऑर्डर के ग्राफ है, ये सेकंड ऑर्डर के ग्राफ है। अब जरा देखिए बच्चों, और आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक और इक्वेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो जरा, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, मतलब जर्नल इक्वेशन। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? जर्नल इक्वेशन। अब जरा देखो बच्चों, हमने माना कि ये एक nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये तो इसकी a नॉट 0 t इक्वल टू 0 पे, आफ्टर t सेकेंड a नॉट माइनस x, जिसको मैंने at कह दिया। अब जितना ये डिसोसिएट होता है उसका 1/n टाइम्स ये फॉर्म होता है। ये देखो 1/n गुना ये फॉर्म होता है। अब इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ रिएक्शन जो बनेगा k at की पावर n, और n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखो, तो इसका मतलब रेट इक्वल टू आ गया k at की पावर n। ये देखो रेट इक्वेशन है। अब देखो, यदि मैं इसमें लॉग ले लूं तो लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग के ln ले लो या लॉग ले लो, ln ले लेता हूं। आपने ln ले लिया तो ln रेट इक्वल टू ln k प्लस ln at की पावर n। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर दूं तो देखो क्या आ गया, ln रेट इक्वल टू, देखो n ln at प्लस ln k। अरे ये n आगे आ जाएगा ना, पावर लगाए। अब आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। यदि मैं ग्राफ, देखना, डरना नहीं, ये देखिए, यदि मैं ln r मतलब ln रेट और ln at के बीच में ग्राफ खींचूं तो बताओ जरा क्या होगा? तो देखो, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, तो ये हमारा स्लोप और ये हमारा इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप में स्लोप क्या है जरा चेक करना। स्लोप की वैल्यू n है और n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब स्लोप से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। चेक करो, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये हुआ
कि यदि हम किसी रिएक्शन के रेट और उस रिएक्शन के कंसंट्रेशन के बीच में, उनके लॉग के बीच में, लॉगरिथमिक फॉर्म, उनके बीच में एक ग्राफ ड्रा करें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल सकता है। ये बात समझ पाए कैसे किया? मैंने इस इक्वेशन में लॉग ले लिया ln r, ठीक है, ln k प्लस ln at की पावर n, 80 आगे आ गया। फिर मैंने ग्राफ बना दिया ln r वर्सेस ln at, तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप ग्राफ मिला, और जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा ध्यान रखिएगा। अब नोट नंबर नेक्स्ट, अभी इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब देखो, रिलेशन बिटवीन t half and k for nth order of reaction, nth order of reaction। तो देखो वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन ये होता है टी हाफ, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। अब आप चेक करो एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एन की वैल्यू डालो जरा, एन की वैल्यू 0 डालोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 हो गया, मतलब ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एन की वैल्यू 2 डालोगे तो -1 आ गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने पढ़ाया था 0 ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करेगा, और सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ये रिलेशन याद रखना चाहिए? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? गौर से देखो जरा, इसका भी काम आता है। मान लो कि ये एक कांस्टेंट है, यहां पे आपने कोई कांस्टेंट लगा दिया P, यहां पे आपने कोई कांस्टेंट लगा दिया P, ये देखो। अब इसका भी इसी तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है जैसे ये बनाया गया है, लॉग लेके इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है। जैसे रेट वर्सेस एटी ग्राफ है, वैसे टी हाफ वर्सेस ए नॉट ग्राफ खींच के भी ऑर्डर निकाला जा सकता है। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं, आगे ले चलते हैं। ये देखो हमारी इक्वेशन आई, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने एक कांस्टेंट ले लिया था पी ना लो यार, नहीं तो बच्चे क्या है ना, बच्चे पी को प्रेशर समझ लेंगे। हाँ, पी को आप प्रेशर समझ लोगे, मैं के ले लेता हूं, मगर के को रेट कांस्टेंट समझ लोगे तुम, है ना। के को रेट कांस्टेंट मत समझना, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बस कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू ए भी नहीं ले सकते इसको। भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई नाम बताओ, क्योंकि पी लिखेंगे तो प्रेशर आएगा, के लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा। सी लिख लो, यस, सी कंसंट्रेशन तो नहीं रिप्रेजेंट करोगे, आर तो रेट को मान लोगे तुम, आर रेट मान लोगे, हाँ आर को तो रेट समझ लोगे। चलो कांस्टेंट का सी लिख लेता हूं, सी लिख देता हूं कि कोई कांस्टेंट है ना। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें लॉग ले लिया, देखना सारे बच्चे, अब लॉग ले लो ln टी हाफ वर्सेस ln c प्लस ln ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। तो इसका मतलब ln टी हाफ इक्वल टू 1 माइनस एन ln ए नॉट प्लस ln c। तो यहां पर भी ये ग्राफ वाला खेल खेला जा सकता है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखो अब बताओ ग्राफ कैसा आएगा। तो ये देखो स्लोप है पॉजिटिव, ये स्लोप आया, और इस स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? इस स्लोप की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एन। ये देखिए इस स्लोप की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एन है। तो यहां पर भी देखो ऑर्डर निकालने का फार्मूला जनरेट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो बच्चों ने कहा सर ऐसा नहीं होता है, आप क्वेश्चन करा नहीं रहे हो और कह रहे हो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो हम कैसे मानेंगे? मैंने कहा लो करो,
अब इस क्वेश्चन को जरा सब लोग पढ़ो अच्छे से, डरना नहीं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है हमारी A इक्वल टू P1, दूसरी रिएक्शन है B इक्वल टू P2, तीसरी रिएक्शन है C इक्वल टू P3, चौथी रिएक्शन है D इक्वल टू P4। द ऑर्डर ऑफ अबव रिएक्शन आर A, B, C, D, और इन रिएक्शन के ऑर्डर है A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग ग्रॉस इज ऑब्टेन्ड बिटवीन लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन आर प्लॉटेड। ठीक है, तो ऑर्डर बताना है। अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सीक्वेंस क्या होगा? तो देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि रेट इक्वल टू आएगा n कंसंट्रेशन 80 प्लस ln k। ये देखो, nth ऑर्डर में पढ़ाया है। ये देखिए, रेट ln रेट इक्वल टू n ln 80 प्लस ln k। आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो, अब जब लॉग लोगे तो लॉग बनाने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, वो कट जाएगा। क्यों? इसको लॉग बनाने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई किया, इसको लॉग बनाने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई किया, इसको लॉग बनाने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई किया, तो 2.303 लेफ्ट साइड, राइट साइड, और 2.303 लेफ्ट साइड कट जाएगा। तो जो ग्राफ ln का बनेगा वही ग्राफ लॉग का भी बनेगा, और स्लोप भी वही आएगा, स्लोप भी चेंज नहीं होगा। ये देखो, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? इसका स्लोप है n। तो अब आप स्लोप देखो, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? देखो, स्लोप एक्स एक्सिस से देखा जाता है, तो आप एक्स एक्सिस खींच लो और देखो किसका स्लोप सबसे ज्यादा है। अब आप इस पे देखो, ये है, तो आप स्लोप देख लो, सबसे बड़ा स्लोप किसका है? अब सबसे बड़ा स्लोप किसका दिख रहा है? डी का दिख रहा है। देखो, डी का सबसे बड़ा स्लोप दिख रहा है, तो ऑर्डर भी क्या है? डी का सबसे ज्यादा होगा। फिर स्लोप किसका दिख रहा है? ए वाली लाइन ये है और बी वाली लाइन ये है, तो भी बी का दिख रहा है। फिर किसका दिख रहा है? बी का स्लोप दिख रहा है, फिर ए का, और फिर सी का। ये आंसर हो गया, है ना सर? ln में टाइम प्लस साइन क्यों नहीं लिखा? कहां पर है? रिएक्टेंट दो हो तो कॉफिशिएंट क्या होगा? दो रिएक्टेंट नहीं होंगे, कोई एक ही रिएक्टेंट देखा जाएगा, आप परेशान ना हो। ये देखो, बात समझ पाए कैसे किया मैंने? बात समझ पाए? ये देखिए, ये बात समझ रहे हो कैसे किया? तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस तरह का। तो जरा आप अपने आंख कान खुले रखना, इस तरह का क्वेश्चन अभी नीट में नहीं आया है, मगर किसी भी दिन पूछा जा सकता है। क्यों? ना तो कैलकुलेशन है, और जो भी कुछ पूछा जा रहा है वो लिमिट में है। लिमिट का मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में। भाई, nth ऑर्डर की रिएक्शन तो हमारे सिलेबस में ही है। अब उस n की वैल्यू 1 डालते हैं, 0 डालते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। और ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अच्छा, अब टाइम कितना हो गया जरा बताना? टाइम हो गया क्या? क्योंकि अब हमें पढ़ना है आर्रीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम आर्रीनियस इक्वेशन करेंगे, और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं।
या आप लोग अभी के अभी बता दो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर अभी के अभी बता दोगे? यार ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, फिर गड़बड़ किया इन्होंने, फिर गड़बड़ किया है। For the thermal decomposition of N2O5 at constant value, the following table can be formed for the reaction mentioned below. अब देखो यहाँ N2O5 है और यहाँ ये है, तो ये 5 लिख लेना, ये 5 लिख लेना। ऐसा ही एरर वहां पर हुआ है, ऐसा ही एरर वहां पर हुआ है, ये टाइपराइटर का एरर है, उसने ध्यान नहीं दिया है, ये ऐसे है, ऐसे। अब वो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे कि अभी करोगे? जल्दी बता दो। अभी करोगे तो भी 5 मिनट में हो जाएगा, होमवर्क में करना चाहो तो होमवर्क में कर लो। वो टोटल प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड मतलब आफ्टर 100 सेकेंड। आपको 2 मिनट लगने हैं, जैसे अभी क्वेश्चन करा रखा है वैसे ही है। इस बार के की वैल्यू दी है, इस बार के की वैल्यू दी है ना? होमवर्क दे दो, ठीक है, ये होमवर्क है। ये HW है, सब लोग करके लाओगे, ये HW है, सब लोग करके लाओगे। इसका QHD से कोई लेना देना नहीं है, QHD अलग है, इसका QHD सीट से कोई लेना देना नहीं है, QHD सीट आपको अलग करके लानी है, ठीक है? QHD सीट नंबर 6। तो चलो आज की क्लास इसी जगह पे रोकते हैं, ठीक है? कल हम लोग, कल या परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल तो नहीं होगा, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको फिर मिलेगा, परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अभी तक आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर केमिकल काइनेटिक्स मुझे आता नहीं है, और केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो सब कुछ? यस या नो बताओ, मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो सब कुछ? हाँ, स्लोप n-1 होगा तो इसका मतलब n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, नहीं तो निगेटिव स्लोप हो जाएगा। यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो निगेटिव स्लोप हो जाएगा, तो यहां पर n की वैल्यू लेस देन 1 आ रही होगी। टेलीग्राम का स्कैनर अटैच कर दो। बेटा अटैच तो किया था कल, आज फिर कर देते हैं। हाँ, सॉल्यूशन वाले चैप्टर का मैं वो बना देता हूं, सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, उसका मैंने सॉरी उसका मैंने आपको आंसर की दी है, सॉल्यूशन वाले टेस्ट की, उसका मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन बना के अपलोड कर देता हूं, ठीक है? टेस्ट सॉल्यूशन बना देता हूं, है ना? जैसे आप लोग सॉल्यूशन देख लो किसका किसका क्या क्या गलत है, ठीक है? बाय बाय, अपना ध्यान रखो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास करो।